नमस्कार, आप देख रहे हैं अपने उत्तराखंड में। हूं आपके साथ संदीप तिवारी। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को मध्य प्रदेश में सागर गौरव सम्मान से नवाजा गया है। सीएम धामी को सागर गौरव सम्मान मध्य प्रदेश के सीएम मोहन यादव और विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर ने दिया। उन्होंने मध्य प्रदेश में सोमवार को घोषणा की कि उनकी सरकार ने प्रेम भूमि और खाद्य पदार्थों में थूकने की घृणित मानसिकता के जिहाद के रूप में वर्णित चीजों के खिलाफ सख्त उपाय लागू किए हैं। सीएम धामी ने महाराष्ट्र और हरियाणा में बीजेपी की चुनावी सफलताओं का श्रेय पीएम मोदी के नेतृत्व को दिया है। सीएम धामी ने कहा कि बीजेपी सभी भारतीय नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता स्थापित करने के लिए प्रतिबद्ध है। यूसीसी को प्रदेश में जनवरी से लागू किए जाने की उम्मीद बताई है। सीएम धामी ने कहा कि धर्मांतरण और दंगों के खिलाफ कानून बनाना सहित कई निर्णय लिए गए हैं। उत्तराखंड में निकाय चुनाव को लेकर भाजपा की तैयारियां तेज हो गई हैं। बता दें कि निकाय चुनाव के लिए जिताऊ उम्मीदवारों की तलाश में जुट गई है बीजेपी। जल्द ही भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट प्रत्याशियों के पैनल पर मंथन करेंगे। भाजपा प्रदेश प्रवक्ता हनी पाठक ने कहा कि भाजपा संगठनात्मक पार्टी है। 25-26 तारीख को पैनल तैयार होगा, जिसके बाद प्रत्याशियों का चयन किया जाएगा। उन्होंने कहा कि भाजपा संगठन और कार्यकर्ताओं की पार्टी है। निकाय चुनाव में जनता अपना भरोसा भाजपा पर जताने वाली है। कि भारतीय जनता पार्टी संगठनात्मक पार्टी है, अनुशासन वाली पार्टी है, तो हर चीज का एक तरीका होता है। हमारे भारतीय जनता पार्टी में पर्यवेक्षक तैनात होते हैं, पैनल तैयार होता है, कार्यकर्ताओं को महत्व देते हुए उनकी राय शुमारी होती है, हर जगह प्रभारी नियुक्त किए जाते हैं। तो संगठनात्मक तौर पर जो कार्यवाही हो रही है, उस कार्यवाही को देखते हुए पैनल तैयार होंगे 25-26 तारीख तक, और उसके बाद ही परिणाम निकल कर आएगा कि कौन हमारा सशक्त दावेदार और मैदान में उतरेगा। और वैसे तो अभी तक सारा भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता ये सोच के चल रहा है कि हमारा प्रत्याशी निश्चित तौर पर कमल का फूल ही होगा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं की पार्टी है, संगठन वाली पार्टी और एकजुटता की पार्टी है, जिसका नतीजा निश्चित रूप से नगर निकाय चुनाव में भी जनता हमें दिखाएगी, भरोसा हम पर जताएगी। जिस प्रकार विधानसभा चुनाव में, लोकसभा चुनाव में अपना आशीर्वाद दिया, उसी प्रकार से निकाय चुनाव में निश्चित रूप से हमें अपना आशीर्वाद देगी। उत्तराखंड पावर कारपोरेशन लिमिटेड की ओर से सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने का निरंतर प्रयास किया जा रहा है। विभाग की ओर से कोशिश है कि वह देश के सर्वश्रेष्ठ राज्य में आए। वहीं यूपीसीएल के प्रबंध निदेशक अनिल कुमार ने बताया कि उत्तराखंड में 12 महीने सौर ऊर्जा का उपयोग किया जा सकता है। विभाग की कोशिश है कि सौर ऊर्जा के मामले में उत्तराखंड देश में पहला राज्य बने। विभाग ने इस वर्ष का 100% टारगेट पूरा कर लिया है। उनकी कोशिश है कि अगले वर्ष में 150% टारगेट को पूरा किया जाए। देखिए, हम लोग चाह रहे हैं कि हम लोग इस देश में सर्वप्रथम स्थान पर आए और हमारे यहाँ सौर ऊर्जा का दोहन मैक्सिमम जितना भी पॉसिबल हो उसका किया जा सके। जैसा कि आप सब लोगों को मालूम है कि ठंड में भी हमारे यहाँ सूर्य का उदय होता है, फॉग का असर कम रहता है, तो साल भर हमारे यहाँ सोलर एनर्जी का दोहन हो सकता है। हम लोगों का प्रयास यही है कि जो राष्ट्रीय टारगेट्स दिए गए हैं वो 100% से ज़्यादा किए जाएं। 100%, जैसा कि हमने वहाँ भी बताया था सौर कौशिक में भी, कि हमारे जो राष्ट्रीय टारगेट्स थे हम 100% ऑलरेडी अचीव कर चुके हैं। भविष्य में भी हमारा प्लान ये है कि हो सकता है कि इस बार हम लोग 150% के करीब जो टारगेट्स हैं डोमेस्टिक का, उसको अचीव करें। उत्तराखंड भाजपा प्रदेश भर में भारत रत्न पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जन्म जयंती पर 25 दिसंबर को पूरे राज्य में कार्यक्रमों का आयोजन करेगी। इस संबंध में बीजेपी मुख्यालय देहरादून में बीजेपी प्रदेश महामंत्री आदित्य कोठारी ने प्रेस वार्ता करते हुए बताया कि अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती पर विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। इसके तहत प्रत्येक बूथ पर गोष्ठी आयोजित की जाएगी। बूथ स्तर पर आयोजित कार्यक्रम में पार्टी कार्यकर्ता और आम जनमानस वाजपेयी के चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित कर उनके व्यक्तित्व और कृतित्व पर चर्चा करेंगे। इस अवसर पर अटल जी की कविताओं का वाचन भी किया जाएगा। भारत रत्न
आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी जी का 25 दिसंबर को जन्म जयंती है और सौभाग्य से यह वर्ष उनकी जन्म शताब्दी वर्ष भी है। तो जन्म शताब्दी वर्ष के उपलक्ष्य पर पूरे देश भर में बहुत सारे कार्यक्रम तय किए गए हैं। 25 दिसंबर को ही भारतीय जनता पार्टी सभी बूथों पर श्रद्धेय अटल जी को श्रद्धा सुमन अर्पित करने का कार्यक्रम रख रही है। उनका जो व्यक्तित्व और कृतित्व है, उनके द्वारा जो देश को महत्वपूर्ण उपलब्धियां रही हैं उनके कार्यकाल में, जिसमें प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना है, स्वर्णिम चतुर्भुज योजना है, ऐसी बहुत सारे विकास के जो उन्होंने आयाम स्थापित किए हैं, उनके विषय में हम बूथ स्तर पर चर्चा करेंगे। और उत्तराखंड में चूँकि निकाय के चुनाव भी चल रहे हैं, इसलिए यहाँ पर हम इसको और अधिक धूमधाम के साथ में कार्यक्रमों को करेंगे। और जिला मुख्यालयों पर भी हम विचार गोष्ठियों का आयोजन कर रहे हैं। हमने सभी वरिष्ठ पदाधिकारियों को एक एक बूथ की जिम्मेदारी दी है कि एक एक बूथ पर प्रवास करके अटल जी के संबंध में जो उन्होंने महत्वपूर्ण काम देश के लिए किए हैं उनके विषय में गांव-गांव जाकर के लोगों को बताएंगे। प्रत्येक बूथ पर हमारे बड़े कार्यक्रम होने के लिए हमने योजना बनाने की बात कही है। देहरादून स्थित अपने कैंप कार्यालय में कांग्रेस महामंत्री नवीन जोशी ने प्रेस वार्ता का आयोजन किया। अपने जनसंवाद से लेकर जन समर्थन तक के कार्यक्रम को सफलतापूर्वक अपार जन समर्थन के साथ संपन्न करने की घोषणा की है। वहीं पत्रकारों को संबोधित करते हुए नवीन जोशी ने कहा, उन्होंने देहरादून के पूरे 100 वार्डों का भ्रमण किया है और वहां लोगों की समस्याओं को सुनने के साथ साथ उनके निस्तारण की भी बात कही है। आगे नवीन जोशी ने कहा कि उन्होंने अभी तक 350 से अधिक जन संवाद से जन समर्थन कार्यक्रम के अंतर्गत मीटिंग की है। बड़ी खुशी हो रही है कि हम देहरादून के सभी 100 वार्डों में हमारा जनसंवाद पूरा हो गया है और एक अपार जन समर्थन जनता का हमको मिला है और जो समस्याएं लोगों की उस दौरान हमको मिली, हमने उन समस्याओं का समाधान भी किया और जो वादे इन्होंने भारतीय जनता पार्टी के मेयर ने जनता के साथ किए थे वो खोखले साबित हुए। इन्होंने कहा था कि जो नए 40 वार्ड जुड़े हुए हैं 10 साल तक उसमें कोई टैक्स नहीं लिया जाएगा, लेकिन उन्होंने टैक्स लगाना वहां पे शुरू कर दिया। अब चुनाव नजदीक आ रहा है, बस्तियां हटनी थी, इनको बस्तियों की वोट की भी लालच थी। ये अस्थायी रूप से अध्यादेश लेके आए जो सिर्फ 3 साल तक लागू रहेगा और जब चुनाव निमट जाएगा तो ये बस्तियों को तोड़ने का ये लोग काम करेंगे। तो हमारा प्रयास रहेगा, जैसे देहरादून के अंदर कांग्रेस का मेयर बनेगा तो हम बस्तियों को मालिकाना हक हम लोग देंगे और देहरादून के डेवलपमेंट के लिए हम सारे वर्गों से, सारे समुदायों से और जो यहाँ के जो बुद्धिजीवी हैं उनसे विचार विमर्श करके और जनसंवाद के दौरान जो समस्याएं लोगों की हमको देखने को मिली, हमारा प्रयास होगा कि हम उसको अपनी मैनिफेस्टो में हम लोग उसको लेकर आए और कांग्रेस का देहरादून के अंदर जब बोर्ड बनेगा और उन समस्याओं को हम प्राथमिकता के आधार पर हम लोग हल करेंगे और देहरादून की जनता इस बार देहरादून के उत्तराखंड के देहरादून में भाजपा अटल जयंती को सुशासन दिवस के रूप में मनाएगी। इसके तहत स्मृति सभाओं, सुशासन यात्रा और चौपालों के माध्यम से प्रदेश भर में कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। भाजपा प्रदेश प्रवक्ता हनी पाठक ने जानकारी देते हुए कहा कि आगामी 25 दिसंबर को भारत रत्न पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी की जन्म जयंती को पार्टी प्रत्येक वर्ष की भांति को सुशासन दिवस के रूप में मनाने जा रही है। इस अवसर पर देश की तरह प्रदेश भर में भी विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। उन्होंने बताया कि इस दिन बूथ स्तर पर अटल स्मृति सभाओं का आयोजन भी किया जाएगा, जिसमें अटल बिहारी वाजपेयी की तस्वीर पर माल्यार्पण किया जाएगा और पुष्पांजलि अर्पित की जाएगी। देखिए, हमारे श्रद्धेय श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी की 25 दिसंबर को जो जन्म जयंती का आयोजन किया जा रहा है उसको सुशासन दिवस के रूप में मनाया जाएगा। ये केंद्रीय नेतृत्व से हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जेपी नड्डा जी, हमारे श्रद्धेय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की तरफ से ये आया है कि सुशासन दिवस के रूप में हम 25 दिसंबर को मनाएंगे, जिसमें कि बूथ स्तर पर सभी बूथ स्तरों पर स्वर्गीय श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी की फोटो पर माल्यार्पण किया जाएगा, उनको याद किया जाएगा, सभा आयोजित करी जाएगी, मंडल स्तर पर 1 से 2 किलोमीटर तक की सुशासन यात्रा निकाली जाएगी और प्रदेश स्तर तक भी इसका कार्य होगा। जिला स्तर में प्रदर्शनी का कार्यक्रम किया जाएगा।
तो इस तरीके से इस सुशासन दिवस को हम लोग बहुत ही हर्षोल्लास के साथ मनाएंगे, क्योंकि उत्तराखंड में श्रद्धेय श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी का एक महत्वपूर्ण योगदान रहा है, और जो ग्राम सड़क योजना का रहा है हमारा कार्यक्रम, इसमें भी उनका बहुत बड़ा योगदान रहा है। तो इन सब चीजों को देखते हुए 25 दिसंबर को सुशासन दिवस के रूप में हमारी भारतीय जनता पार्टी मनाएगी, इस तरीके का आह्वान किया जा रहा है। उत्तराखंड निकाय चुनाव के लिए आरक्षण की अंतिम सूची जारी कर दी गई है। आपत्तियों के निस्तारण के बाद उत्तराखंड शासन ने नगर निकायों में महापौर व अध्यक्ष पदों के लिए आरक्षण की अंतिम सूची जारी कर दी है। वहीं राज्य निर्वाचन आयुक्त सुशील कुमार ने चुनाव की तारीखों का ऐलान करते हुए बताया कि नामांकन पत्रों को प्राप्त करने की तिथि 27 दिसंबर से शुरू होकर 30 दिसंबर तक चलेगी। इसके साथ ही 23 जनवरी को निकाय चुनाव होंगे, जबकि 25 जनवरी को आपको बता दें कि रिजल्ट आएगा। वहीं आपको बता दें कि उन्होंने बताया कि राज्य निर्वाचन आयोग ने मतदान को लेकर सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं। पूरा डाटा है जो हमने अभी जो प्रबंधन है जो निकाय निर्वाचन का, उसके विषय में थोड़ा सा बताऊंगा। इस निकाय चुनाव में लगभग मतदान ड्यूटी पर लगभग 24,000 कर्मचारी लगने का अनुमान है। इसी प्रकार 24,000। इसी प्रकार चुनाव का जो प्रबंधन स्टाफ है, मैनेजमेंट है, उसमें लगभग 4,000 अधिकारी कर्मचारी लगेंगे, और जो अन्य सेक्टर, जोनल, नोडल, मजिस्ट्रेट और अन्य अधिकारी हैं 2,000 वो। इस प्रकार कुल लगभग 30,000 का मानव संसाधन इस चुनाव में लगेगा। इसके अलावा लगभग 18,000 सुरक्षा कर्मी भी निर्वाचन के दौरान ड्यूटी पर रहेंगे, और लगभग 2,500 हल्के भारी वाहन जो पोलिंग पार्टीज और अन्य जो मैनेजमेंट है उसमें लगेंगे। पहले की तरह आदर्श आचार संहिता अब लागू हो गई है। हमने कुछ नए दिशा निर्देश भी उसमें जारी किए हैं। एक नई आचार संहिता, आदर्श आचार संहिता 2024 जारी की है, जो हमारी वेबसाइट पर भी उपलब्ध है, राज्य निर्वाचन आयोग की। इसके अलावा जो एक्सपेंडिचर का कंट्रोल सिस्टम है, वो पहले नगर निकाय चुनाव में नहीं था, इस बार हमने उसको लागू किया है। तो इस प्रकार लगभग जो सामान्य प्रेक्षक हैं, जो जनरल ऑब्जर्वर हैं, वो 41 कुल रहेंगे प्रदेश में, जो विभिन्न नगर निकायों में ड्यूटी पर जाएंगे। और खबरें और भी हैं, छोटा सा ब्रेक। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। खबरों में आगे बढ़ते हैं। नगर निकाय चुनाव को लेकर भाजपा पार्टी की तैयारियां जोरों पर हैं। वहीं भाजपा के वरिष्ठ नेता ज्योति प्रसाद गैरोला को हरिद्वार के प्रभारी की जिम्मेदारी दे दी गई है। वहीं भाजपा ने पर्यवेक्षकों की नियुक्ति भी कर दी है। इस मुद्दे पर बात करते हुए पार्टी के वरिष्ठ नेता ज्योति प्रसाद गैरोला ने कहा कि हरिद्वार में कार्यकर्ताओं के साथ चुनाव की दृष्टि से बैठक भी ली गई है। निगम के प्रभारी भी भारतीय जनता पार्टी द्वारा बना दिए गए हैं। साथ ही पार्टी लगातार कार्यकर्ताओं के साथ बैठक भी कर रही है। क्या चल रहा है अभी तक, वहां पर कितने लोगों से मुलाकात हुई है, क्या समीकरण निकल कर आ गए हैं? नहीं, हरिद्वार नगर निगम में 2-3 बार जाना हो गया, और पार्टी ने प्रभारी के रूप में एक जिम्मेदारी दी है। हरिद्वार नगर निगम क्षेत्र पहले से ही जाना पहचाना क्षेत्र है। पार्टी के कार्यकर्ताओं से, वरिष्ठ जनों से, पार्टी में सक्रिय कार्यकर्ताओं से मेल मिलाप कर चर्चा वार्ता की, कुछ विचार मंथन किया। उसके बाद पर्यवेक्षकों का दल वहां पर कार्यकर्ताओं से उनकी राय लेने के लिए गया। सभी वार्डों में भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव की दृष्टि से निगमों के प्रभारी बना दिए हैं, और वह प्रभारी अपने अपने वार्डों में जाकर पार्टी के जमीनी स्तर के कैडर के साथ किस प्रकार से चुनाव की गतिविधियों को आगे बढ़ाया जाएगा, सामाजिक दृष्टि से, राजनीतिक दृष्टि से, उन सब विषयों पर कसरत कर रहे हैं। लगातार कार्य हो रहा है।
और मुझे पूरा विश्वास है कि भारतीय जनता पार्टी हरिद्वार नगर निगम में अपना बोर्ड बनाते हुए मेयर सीट पर बहुत बड़े अंतर से जीत हासिल। काशीपुर के एआरटीओ विमल पांडे ने जब से काशीपुर कार्यालय का चार्ज संभाला है, तब से उन्होंने सड़क दुर्घटनाओं को लेकर दर्जनों स्कूलों में जाकर स्कूली छात्राओं को यातायात के नियमों और सड़क दुर्घटनाओं के बारे में जागरूक करने का कार्य किया है। इस दौरान एआरटीओ विमल पांडे ने बताया कि माँ बाप जब अपने बच्चों को स्कूल छोड़ने जाते हैं तो वह हेलमेट नहीं लगाते, जिससे बच्चों को भी हेलमेट की अहमियत का पता नहीं लग पाता। उन्होंने कहा कि हेलमेट खुद भी पहने और पीछे बैठने वाले 7 साल से ऊपर के बच्चों को हेलमेट अवश्य पहनाएं। एआरटीओ विमल पांडे ने कहा कि विभाग द्वारा चालानी कार्रवाई की जा रही है। अगर पीछे बैठने वाले व्यक्ति हेलमेट नहीं पहनेगा तो वाहन चालक को इसका खामियाजा उठाना पड़ेगा। जो हमारी आने वाली पीढ़ी है उसको समय पर सचेत करना, उसको रोड सेफ्टी को लेकर जागरूक करना, उसको सड़क सुरक्षा विषय विभिन्न नियम कानूनों के विषय में जानकारी देने की मुहिम हम पहले से भी करते आए हैं, पूरा परिवहन विभाग करता है। तो अभी हाल ही में हमारे एआरटीओ एनफोर्समेंट जितेंद्र बहादुर चंद और हमारे उप निरीक्षक संजय कुमार बालिका विद्यालय में गए थे उनके कॉलेज में, और वहाँ पर उन्होंने रोड सेफ्टी को लेकर के एक वर्कशॉप का आयोजन किया, जहाँ पर बहुत सारी चीज़ें बताई गई कि कैसे हेलमेट सुरक्षित करता है हम लोगों को रोड एक्सीडेंट के टाइम पर, क्या कानून है, कैसे हम चालानों से बच सकते हैं, किन किन नियमों को कैसे कैसे हम फॉलो करें कि चालानी कार्यवाहियों से भी बच जाएं और अपने आप को सुरक्षित भी रख सकें, और बच्चों को अपने माँ बाप से कैसे अपील करनी है। कई बार माँ बाप भी गलतियाँ करते हैं। उदाहरण के लिए कई बार माँ बाप बच्चों को छोड़ने आते हैं स्कूल में और खुद हेलमेट नहीं पहनते हैं, तो बच्चा वही सीखता है, तो वो गलत लर्निंग बच्चे को हो जाती है, क्योंकि माँ बाप बच्चे के लिए हीरो होते हैं। तो इन सब ऐसे बिंदुओं पर उठा करके मार्मिक अपील बच्चे अपने माँ बाप से करें, और हेलमेट और सीट बेल्ट जैसी चीज़ों को ओवर स्पीडिंग ना करें, मोबाइल फ़ोन पर बात ना करें, इन सब विषयों को लेकर के एक वर्कशॉप का आयोजन किया गया था, और भविष्य में भी ऐसे वर्कशॉप आयोजित होते रहेंगे। नहीं, हेलमेट पिलियन राइडर या पीछे बैठने वाले व्यक्ति के लिए हेलमेट पहनना अनिवार्य है, ये पूर्व से ही है, और अब पिछले कुछ समय से लगातार चालानी कार्यवाही इस पर शुरू हो गई है। एएनपीआर कैमरा लगे हुए हैं। पीछे की सीट पर बैठे हुए व्यक्ति ने अगर हेलमेट नहीं पहना है तो भी चालान होगा, और चालान आपके मोबाइल नंबर पर एसएमएस के माध्यम से आपको पहुंच जाएगा। इसलिए मैं निवेदन करूंगा सभी से, क्योंकि पीछे वाले का सिर भी तो उतना ही इम्पोर्टेंट है और वो भी ज़रूरी है, वो कोई स्टील का सिर तो है नहीं पीछे वाले का। इसलिए सड़क सुरक्षा को ध्यान में रखिए। सड़कें चूंकि बहुत खतरनाक हो चुकी हैं। किसानों के मसीहा कहे जाने वाले भारत रत्न पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह की जयंती मंगलौर कांग्रेस विधायक काजी निजामुद्दीन द्वारा मनाई गई। चौधरी चरण सिंह की जयंती के कार्यक्रम में कांग्रेस के कई दिग्गज नेता शामिल हुए और किसान मसीहा को पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी गई। कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव विधायक काजी निजामुद्दीन ने कहा कि किसानों के मसीहा ने किसानों के हितों के लिए हमेशा आवाज उठाई है। भारत के पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न श्री चौधरी चरण सिंह जी का जन्मदिन है। उनको आज इस मौके पे काजी भाई जो वर्षों से इनको याद करते हैं, तो आज उनकी जयंती है। यहाँ पर सब लोग इकट्ठे हुए हैं। आज इसलिए भी इकट्ठा हुए कि उनके दिए हुए आदर्श, एक महान व्यक्ति थे, स्वतंत्रता सेनानी थे। उनके स्थापित किए हुए आदर्श जो किसानों के लिए, पिछड़ों के लिए, गरीब तबके के लिए, उसको याद करने के लिए, उन आदर्शों को जिंदा रखने के लिए, उस पर चलने के लिए, तो काजी भाई हमेशा, हमारे बड़े भाई जो विधायक भी है मंगलौर के, वो हमेशा से उनको याद करते हैं, जनता को प्रेरित करते हैं, युवाओं को प्रेरित करते हैं कि चौधरी साहब द्वारा जो स्थापित आदर्श है उस पर चलने के लिए, उसको फॉलो करने के लिए एक प्रेरणा देते हैं। इसलिए मैं भी आज यहाँ आया हूँ कि मैं भी इनके साथ साथ उनको याद करूँ। रूप में चौधरी चरण सिंह जी की पुण्यतिथि को हम लोग मनाते हैं, और ये हर साल जिस दिन से चौधरी साहब इस दुनिया से गए हैं, मेरे पिताजी के टाइम से अब तक हम मनाते हैं। आपके चौधरी साहब के किसानों के
मसीहा रहे, इन चौधरी साहब के आदर्शों को हम लोग याद कर सकें। तो खुशी की बात यह है कि हमें एक छोटी सी कामयाबी और मिली है कि जो दल चौधरी साहब की नीतियों में यकीन नहीं रखते थे वो भी मनाने लगे। तो ये भी एक हमारी उपलब्धि है और यहाँ हम सब लोग इस अवसर पर यहाँ इकट्ठे होकर और चौधरी साहब की नीतियों पर एक बड़ी चर्चा करते हैं और कोशिश करते हैं कि कोई एक चीज़ तो कम से कम ऐसी करें जो चौधरी साहब की आदर्शों पर चलने की बात से कोई मेल खाती हो, चाहे वो किसान की आवाज़ हो या मजदूर की बात हो। तो हम लोग चाहते हैं कि इस तरह की बातें होती रहें और चौधरी साहब की नीतियों को हम सब लोग और आने वाली पीढ़ी याद करती रहे और मानती रहे। उत्तराखंड के बुलेटिन में मेरे साथ बस इतना ही। आप देखते रहिए ANB न्यूज। नमस्कार।